दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल विद्या वाचस्पति पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुनः जो है एक नए वीडियो में हिंदी उपन्यास का विकास नामक विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यह हिंदी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस, केवीएस, एनवीएस विद्यालय तथा DSSB के हिंदी साहित्य से संबंधित तथा विभिन्न अन्य एग्जामों से संबंधित यह वीडियो है। यदि आप जो है बहुत व्यस्त हैं या आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, आप अध्ययन के लिए समय नहीं पाते हैं, तो आप वह काम करते हुए भी वीडियो को सुन सकते हैं या ऑडियो लेक्चर है या वीडियो लगा के जो है चालू करके आप कान में लगा के सुन सकते हैं। वीडियो चालू है और जेब में रख लीजिए मोबाइल, आप सुन सकते हैं तथा आप इस वीडियो को सुनते सुनते जो है बार बार सुनने से आप रिवीजन कर सकते हैं। यदि आपको जो है थोड़ा पढ़ने में समझने में दिक्कत हो रही है तो एक दो बार पढ़ने के बाद सुनने के बाद आपको जो है समझ में आने लगेगा तथा आपको एक बार सुनने के बाद आप इस वीडियो का जो है स्पीड बढ़ा सकते हैं और स्पीड बढ़ाने के बाद जो है आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। मल्टी वाइज आप रिवीजन कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ वाइज। और इसका रिवीजन करने के बाद आप देखने पाएंगे कि आपका तैयारी बहुत सुदृढ़ और बहुत जल्दी और यथाशीघ्र आप जो है तैयारी की तरफ जो है उन्मुख हो रहे हैं। आइए देखते हैं हिंदी उपन्यास का विकास। उपन्यास आधुनिक गद्य की एक प्रमुख विधा है जिसका जन्म 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस न्यास बराबर उपन्यास। उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है थाती या धरोहर, यानी इन दो शब्दों के योग से बना है उपन्यास, जिसका अर्थ हुआ निकट रखी हुई वस्तु, अर्थात वह कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि यह हमारी ही है, इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है और इसमें हमारी कथा हमारी ही भाषा में कही गई है। निश्चित ही यहाँ पर इशारा उस यथार्थवाद की ओर है जो उपन्यास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब उपन्यास को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि उपन्यास वह साहित्यिक विधा है जो गद्य के रूप में लिखा जाता है और जिसमें जीवन का समग्रता में चित्रण होता है। जीवन के समग्र चित्रण के प्रति इसी आग्रह के कारण उपन्यास में घटनाओं और पात्रों की बहुलता होती है और कथा के कई आयाम मौजूद होते हैं, जिसे उपन्यास एक दूसरे से जोड़ता हुआ कथानक के विकास को सुनिश्चित करता है। इस आलोक में उपन्यास के 6 तत्व होते हैं: कथा वस्तु, संवाद योजना, पात्र योजना, उद्देश्य, देश काल, वातावरण और उत्कृष्ट भाषा व शिल्प। आधुनिक युग में जिस साहित्य विशेष के लिए दृश्य शब्द का प्रयोग किया जाता है उसकी प्रकृति को स्पष्ट करने में यह शब्द सर्वथा समर्थ है। उपन्यास वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास को परिभाषित करते हुए E.M. फास्टर ने लिखा है कि उपन्यास साहित्यिक की गद्यात्मक विधा है जिसमें समस्थानिक जीवन का यथार्थ पूरी तरह से अभिव्यक्त होता है। प्रेमचंद्र ने इसका विस्तार करते हुए लिखा है कि उपन्यास मानव चरित्र का चित्र मात्र है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना एवं उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी में उपन्यास को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि उपन्यास बृहद आकार वाला गद्य आख्यान या वृत्तांत है जिसके अंतर्गत जीवन के प्रतिनिधि का दावा करने वाले पात्रों और कार्यों को चित्रित किया जाता है। उपन्यास का अर्थ अध्यायों या प्रकरणों में लिखी हुई ऐसी कल्पित और बड़ी आख्यायिका जिसमें अनेक पात्र और विस्तृत तथा सुस्पष्ट घटनाएं हों। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार उपन्यास का मूल आधार उसमें निहित यथार्थमकता का तत्व है।
डेनियल डिफो को आधुनिक उपन्यास का जनक माना जाता है। लगभग 125 वर्ष की यात्रा हिंदी उपन्यास ने पूरी की है। उपन्यास को गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादम्बरी और बंगला में नावल कहते हैं। हिंदी में प्रथम मौलिक उपन्यास के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा। विषय वस्तु की नवीनता तथा रचना लिपि तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास श्रद्धाराम फुलौरी कृत भागवती 1877 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हुए भी किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है, क्योंकि गोस्वामी जी 19वीं सदी के अंतिम दशक से उपन्यास लिखते आ रहे हैं। इन्होंने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की और उपन्यास विधा को सशक्त रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु द्वारा लिखित पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास घोषित किया है। श्री गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने देवकी नंदन खत्री रचित चंद्रकांता 1891 ईस्वी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। श्री शिव नारायण श्रीवास्तव ने इंशा अल्लाह खां कृतरानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल के अनुसार रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास श्रद्धाराम फुलौरी कृत भागवती 1877 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं अन्य अधिकतर विद्वानों ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। अंग्रेजी के ढंग का है यह। देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का प्रथम पारिवारिक उपन्यास है, जिसमें मध्यम वर्गीय बनिया परिवार के जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। इसमें शिक्षित और अशिक्षित गृहिणी के तुलनात्मक विवेचन द्वारा स्त्री शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया है। कथाकार ने अपने यथार्थ अनुभव के आधार पर बनिया वर्ग की आर्थिक स्थिति, रीति रिवाज, संस्कार, पुराने और नई सोच, सामाजिक रूढ़ियाँ व आर्थिक विश्वास, नैतिक मूल, अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, अपव्यय, बाल विवाह, विधवाओं की दशा आदि का चित्रण किया है। उस समय हिंदुओं में विधवा विवाह का व्यापक समर्थन नहीं था, अतः लेखक ने विधवा विवाह का समर्थन दबी जबान से किया है। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा गया है। राल्फ फॉक्स ने अपने प्रसिद्ध लेख द नॉवेल एज एन एपिक उपन्यास महाकाव्य के रूप में उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष बताया है। उपन्यास का मूल संबंध यथार्थ से माना गया है और इसी अर्थ में यह पारंपरिक आख्यायिकाओं से अलग है। विभिन्न आलोचकों ने इस यथार्थवादी आग्रह को उपन्यास का सामान्य कथा से भेदक तत्व माना है। नावल को बंगला और हिंदी में उपन्यास, उर्दू में नावल, मराठी में कादम्बरी तथा गुजराती में नवल कथा की संज्ञा प्राप्त है। भारत में उपन्यास विधा पाश्चात्य साहित्य की देन है, जिसका सबसे पहले प्रभाव बांग्ला साहित्य पर पड़ा। अंग्रेजी उपन्यास हेनरी फील्डिंग कृत टॉम जोन्स की तर्ज पर टेक चंद ठाकुर ने आलालेर और घघेर दुलार 1857 नामक उपन्यास रचा, जिसे कुछ विद्वान प्रथम बांग्ला उपन्यास भी मानते हैं। आलालेर घघेर दुलार 1857 नामक उपन्यास रचा, जिसे कुछ विद्वान प्रथम बांग्ला उपन्यास भी मानते हैं। दुर्गेश नंदिनी 1865 की रचना कर प्रथम बांग्ला मौलिक उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्राप्त बंकिम चंद्र भी अंग्रेजी उपन्यासकारों से अत्यधिक प्रभावित थे। 1873 ईस्वी में दुर्गेश नंदिनी हिंदी अनुदित होकर आई। तत्पश्चात 1882 ईस्वी में श्री निवासदास कृत परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ, जिसे बांग्ला के प्रथम मौलिक उपन्यास का गौरव प्राप्त है। इस प्रकार हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों पर बांग्ला और अंग्रेजी उपन्यासों
का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया। हिंदी में प्रथम उपन्यास के संबंध में विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। उपन्यास वर्ष, उपन्यासकार और प्रस्तोता। तो देवरानी जेठानी, जिसका समय 1870 ईस्वी है, इसके रचनाकार है पंडित गौरी दत्त और डॉक्टर गोपाल राय ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। जबकि भागवती का प्रकाशन 1877 ईस्वी है। सद्दाराम फिलौरी इसके रचनाकार हैं और डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु का समय 1882 ईस्वी है। लाला श्रीनिवास दास इसके रचनाकार हैं। आचार्य शुक्ल इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी उपन्यास का काल विभाजन स्थूल रूप से प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंदोत्तर युग तथा स्वतंत्रोत्तर युग के रूप में किया गया है। आइए देखते हैं प्रेमचंद्र पूर्व युग। हिंदी उपन्यास का यह प्रारंभिक चरण था, अतः अभी तक उपन्यास विधा अपना स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास कर रही थी। इस काल में लिखे गए उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी, उपदेशवादी प्रवृत्ति से परिचित थे और उनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन ही माना जा सकता है। इस काल का प्रमुख उपन्यासकार पंडित बालकृष्ण भट्ट को माना जा सकता है। इनके लिखे 3 उपन्यास रहस्य कथा 1879, नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी तथा एक अजान ससुजान 1892 उल्लेखनीय है। इनके उपन्यासों का मूल सर सुधारवादी एवं उपदेशमूलक है। आरंभिक हिंदी उपन्यासों में रोमांच एवं उपदेश का तत्व प्रधान है। इनमें अधिकतर यथार्थवादी शैली के स्थान पर आख्यान परक शैली का उपयोग किया गया है। इस युग में मुख्यतः 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए हैं: सुधारवादी उपन्यास, मनोरंजक उपन्यास, तिलिस्मी यारी उपन्यास तथा जासूसी उपन्यास मनोरंजक उपन्यासों में आते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक उपन्यास। भारतेंद्र जी के मित्र ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न नामक एक बृहद उपन्यास की रचना सन 1888 ईस्वी में की। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य राधाकृष्ण के प्रेम का चित्रण रीतकालीन पद्धति पर करना रहा। इनमें ब्रह्म कुमारी श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर की प्रणय गाथा का चित्रण हुआ है। यह आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है। लज्जाराम मेहता ने सुधारवादी ढंग पर धूर्त रसिक लाल 1899 ईस्वी, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी, बिगड़े का सुधार 1907 तथा आदर्श हिंदू 1907 इन 4 उपन्यासों की रचना की। इसमें दुर्व्यसनों एवं सामाजिक बुराइयों के परिणामों को चित्रित कर पाठकों को उपदेश दिया गया है। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास में रमा और लक्ष्मी 2 सगी बहनों की कहानी है। रमा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती है। लक्ष्मी भारतीय संस्कृति के अनुकूल पतिव्रता नारी का जीवन व्यतीत करती है। तिलिस्म शब्द यूनानी तिलिस्मा और अरबी तिलिस्मा का हिंदी कृत रूप है। इसका अर्थ होता है जादू, इंद्रजाल या अलौकिक रचना या गढ़े हुए धन आदि के ऊपर बनाई गई सर्प आदि की भयावनी आकृति। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों में जिस उपन्यासकार का नाम सर्वाधिक आदर से लिया जाता है वे हैं बाबू देवकी नंदन खत्री। इन्हें हिंदी में तिलिस्मी यारी उपन्यासों का प्रवर्तक कहा जाता है। इन्होंने तिलिस्मी एवं मनोरंजन किया। ऐसा कहा जाता है कि मनोरंजनपूर्ण रचना किया ऐसा कहा जाता है कि देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए ही बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता 1891, देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता 1891 उपन्यास का हिंदी संसार में
अभूतपूर्व स्वागत हुआ। इस उपन्यास की नायिका विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नवगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह नायक हैं। भूतनाथ देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अधूरा था, जिसे बाद में इसके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया। इसमें चंद्रकांता सतत के ही एक अत्यंत कुशल ए.आर. भूतनाथ की रोचक कथा वर्णित है। खत्री जी के लिखे अन्य प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता सतत, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर आदि तिलिस्म और एआरी शब्द के संदर्भ में आलोचक मधुरेश लिखते हैं। ये दोनों शब्द मूलतः अरबी भाषा के हैं। तिलिस्म अरबी में ग्रीक भाषा से आया। तिलिस्म का शाब्दिक अर्थ है अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना और संचित कोश की रक्षा के लिए नियत की गई भयानक शक्ल, दवाओं तथा लग्नों के मेल से बंधा हुआ यंत्र। ए.आर. के अर्थ होते हैं चालाक, वेग से चलने वाला या दूर तक दौड़ने वाला। ए.आर. नेक्स्ट है चंद्रकांता में नवगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र राजकुमार वीरेंद्र सिंह, विजयगढ़ के राजा जय सिंह की पुत्री राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी वर्णित है। भूतनाथ देवकीनंदन खत्री का अधूरा 6 भाग उपन्यास था, जिसे उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने 21 भाग में पूरा किया। गोपाल 21वां भाग है ना। गोपाल राम गहवरी ने 200 के आसपास जासूसी उपन्यास लिखे। गोपाल राम गहवरी को हिंदी में जासूसी उपन्यास का जन्मदाता माना गया है। वे अंग्रेजी के जासूसी उपन्यास लेखक आर्थर कॉनन डॉयल से बेहद प्रभावित हैं। गहवरी जी के उपन्यास में प्रमुख हैं सरकती लाश 1900 ईस्वी, जासूस की भूल 1901, जासूस की जासूसी 1904, गुप्त भेद 1913, जासूस की एआरी 1914 ईस्वी आदि। बेकसूर की फांसी, अद्भुत खूनी कौन, बेगुनाह का खून और अद्भुत खून आदि। सौंदर्योपासक उपन्यास में विवाह संबंधी कुप्रथाओं का, जैसे अपव्यय, दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह आदि का विरोध किया गया है। जासूसी उपन्यासों में किशोरीलाल गोस्वामी कृत जिंदे की लाश, तिलस्मी, शीशमहल, लीलावती, यकूत और तख्ती आदि उल्लेखनीय हैं। गोस्वामी जी के कुछ सामाजिक तथा ऐतिहासिक उपन्यास भी मिलते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता माना जाता है या माना गया है। हृदय हरणी हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना गया है। ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रेरणा बंगला के ऐतिहासिक उपन्यासों में मिली। हृदय हरणी आदर्श रमणी उपन्यास जैसे किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है। इस काल के कुछ अन्य उपन्यास हैं। गौरी दत्त देवरानी जेठानी 1870, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय द्वारा लिखित वामा शिक्षक, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय द्वारा लिखित वामा शिक्षक 1872, सद्धरम फुलौरी भागवती 1877, लाला श्रीनिवास दत्त परीक्षागृह 1882, बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी 1886, रहस्यकथा 1879, सवजान एक सुजान 1892, सद्भाव का अभाव अधूरा उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। राधा कृष्णदास निसहाय हिंदू 1890, ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न 1888, लज्जा राम मेहता धूर्त रसिक लाल 1899, स्वतंत्र रमा और परतन लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपत 1904, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी 1907, आदर्श हिंदू 1914, किशोरीलाल गोस्वामी लवंगलता अथवा आदर्श बाला 1890, किशोरीलाल गोस्वामी लवंगलता अथवा आदर्श वाला 1890, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889, लीलावती व आदर्श सती 1901, चपला व नव्य समाज 1903, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी 1906, पुनर्जन्म व
सौतिया डाह 1907, माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909, अंगूठी का नगीना 1918, अंगूठी का नगीना 1918 किशोरीलाल गोस्वामी की है। किशोरीलाल गोस्वामी की का उपन्यास जो है एक बार अपना देखते हैं। लवंग लता आदर्श वाला है ना, लवंग लता व आदर्श वाला, स्वर्गीय कुसुम, कुसुम कुमारी, इन दोनों एक ही हैं। ठीक। लीलावती आदर्श सती, लीलावती व आदर्श सती, चपला व नव्य समाज, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी, और पुनर्जन्म व सौतिया डाह, माधवी माधव व मदन मोहिनी, अंगूठी का नगीना आदि किशोरीलाल गोस्वामी ने के उपन्यासों के दो नाम हैं। ठीक है, अधिकतर उपन्यासों के दो नाम हैं किशोरीलाल गोस्वामी के। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अतखिला फ्यूल 1960, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899, ब्रजनंदन सहाय, सौंदर्योपासक, राधा कांत, मन्नन द्विवेदी, रामलाल 1917, राधिका रमण प्रसाद सिंह, वन जीवन वर प्रेम लहरी, वन जीवन व प्रेम लहरी, राधिका रमण प्रसाद सिंह, वन जीवन व प्रेम लहरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। राधा कृष्णदास की निशाय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया है। देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता, चंद्रकांता स्वतंत्र 24 भाग 1996 और 1896 है। नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, भूतनाथ 6 भाग अधूरा उपन्यास है 1907, गुप्त गोदना 1913 है जो देवकी नंदन खत्री का है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास हैं तो किशोरीलाल गोस्वामी हृदय हरणी व आदर्श रमणी, तारा राजकुमारी, कानन कुसुम मस्तानी, कानन कुसुम मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, सुल्तान रजिया बेगम रंग महल में हलाहल, सुल्तान रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, लाल कुंवरी व शाही राम रंग महल, लाल कुंवरी व शाही रंग महल, सोना और सुगंध व पन्नाबाई, मल्लिका देवी व बंग सरोजनी। ये जो है किशोरीलाल गोस्वामी के प्रमुख उपन्यास हैं। नेक्स्ट है गंगा प्रसाद गुप्त, पृथ्वीराज चौहान 1902, कुंवर सिंह सेनापति 1903, हमीर, गंगा प्रसाद गुप्त के हमीर। जयराम दास गुप्त, कश्मीर पत्तन, माया रानी, नवाबी परिस्तान व वाजिब अली शाह, कलावती, राम नरेश त्रिपाठी, वीरांगना, मथुरा प्रसाद शर्मा, नूरजहां बेगम जहां आरा, नूरजहां बेगम जहां आरा, ब्रजनंदन सहाय, लाल चीन, मिश्रबंधु वीरमणि, श्याम सुंदर वैद्य, पंजाब पतन, कृष्ण प्रसाद सिंह, वीर चूड़ामणि, भुवनेश्वर मिश्र, सौदामिनी घराऊ घटना, बलवंत भूमिहार। नेक्स्ट है कुंवर हनुमंत सिंह, चंद्रकांता, राधा चरण गोस्वामी, सौदामिनी, जैनेन्द्र किशोर गुलेनार, कुंवर हनुमंत सिंह चंद्रकला है, कुंवर हनुमंत सिंह चंद्रकला है, और राधा चरण गोस्वामी सौदामिनी है, जैनेन्द्र किशोर है, गुलेनार है, गंगा प्रसाद गुप्त है, लक्ष्मी देवी है, अवध नारायण है, विमाता, ब्रजनंदन सहाय है, राजेंद्र मालती, अद्भुत प्रायश्चित, अरण्यवाला, सौंदर्योपासक। कुंवर हनुमंत सिंह कृत चंद्रकला 1893, कुंवर हनुमंत सिंह कृत चंद्रकला 1893 हिंदी का एक प्रथम ऐसा उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है। पंडित बालकृष्ण भट्ट कृत 100 अजान एक सुजान 1892 हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता शतति
1896 6 भाग में है। नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ अधूरा उपन्यास है। गोपाल गहमरी ने लगभग उपन्यासों की रचना की है, तो 65 उपन्यासों की रचना की है। गोपाल गहमरी ने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की है। अवध नारायण विमाता। श्रद्धाराम फुलौरी कृत भागवती में स्त्री शिक्षा मुख्य कथा है, जिसके साथ श्रद्धाराम फुलौरी कृत भागवती में स्त्री शिक्षा मुख्य कथा है, जिसके साथ मध्यमवर्गीय ब्राह्मण परिवार तथा समाज की तत्कालीन जीवन दशा का चित्रण हुआ है। ब्रजचंद्र दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक से एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था, जिसका केवल एक हिस्सा प्रथम खेल नाम से प्रकाशित हुआ है। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास रासकथा में अवध के एक गांव और लखनऊ से जुड़े जमींदार परिवार की कथा प्रस्तुत की गई है। गोपाल राय के अनुसार हिंदी उपन्यास में विवाह पूर्व प्रेम का अंकन भी रहस्य कथा उपन्यास से ही आरंभ होता है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पूरा नाम नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय है ना। नूतन ब्रह्मचारी का पूरा नाम नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पूरा नाम नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास है, जिसमें विनायक राव नाम का बालक केंद्रीय पात्र है, जो नूतन ब्रह्मचारी और सहृदय है। उसके चरित्र का विकास प्रस्तुत करना ही उपन्यास का लक्ष्य है। नूतन ब्रह्मचारी की ऐतिहासिक कथावस्तु के आधार पर डॉक्टर गोपाल राय ने बालकृष्ण भट्ट को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। जगमोहन सिंह कृत श्याम स्वप्न का विशेष महत्व इसके शिल्प को लेकर है। स्वयं लेखक ने पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर इसे गद्य प्रधान 4 खंडों में एक कल्पना और एन ओरिजिनल नावेल इन हिंदी प्रोज की संज्ञा दी है। श्यामा स्वप्न हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास माना गया है। प्रेमचंद्र युग। प्रेमचंद्र सन 1918 से 1936 तक अर्थात सेवा सदन के प्रकाशन काल से लेकर के गोदान के प्रकाशन काल तक की अवधि को हिंदी उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद्र युग कहा जाता है। प्रेमचंद्र के आगमन तक हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिकता तथा हिंदी उपन्यासों से भरा रहा। प्रेमचंद्र के आगमन तक हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिकता तथा नैतिक उपदेशों से भरा रहा। प्रेमचंद्र ने पहली बार उपन्यास परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। प्रेमचंद्र ने लिखा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खेलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमचंद लिखते हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, उनका महत्व 2 कौड़ी का है। प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय था। वह उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से रचनाएं लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम उर्दू पत्र जमुना के संपादक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा सुप्रसिद्ध बंगला कथाकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दी गई। प्रेमचंद्र ने अपने अधिकतर उपन्यास पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में स्वयं उनका हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास है। प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, जिसका रचना वर्ष 1907 ईस्वी है। प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास असरारे माविद उर्दू में था। प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास असरारे माविद उर्दू में था। प्रेमचंद्र ने प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी शीर्षक से प्रकाशित करवाया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रय को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। रंगभूमि को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है। रंगभूमि को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का
महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है, एपिक नॉवेल कहा है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि महात्मा गांधी की कार्यप्रणाली, जीवन दर्शन और व्यक्तित्व के प्रति प्रेमचंद्र को अगाध श्रद्धा थी। प्रेमाश्रय गांधीवाद के प्रभाव में ही लिखा गया था। प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा राम राज्य की स्थापना करना इसका श्रेय है। आंशिक रूप से यह बोल्शेविक क्रांति से भी प्रभावित है। गबन के संदर्भ में बच्चा सिंह ने लिखा है कि इसमें मध्यम वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया गया है। प्रेमचंद्र पर अपने उपन्यासों से विभिन्न समस्याओं का आदर्शवादी एवं कृत्रिम समाधान प्रस्तुत करने का आरोप लगता रहा है। प्रेम के मूल्यांकन के क्रम में बच्चन सिंह ने प्रेमचंद्र के मूल्यांकन के क्रम में बच्चन सिंह ने लिखा है कि प्रेमचंद्र के उपन्यासों के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे प्रायः एकांगी हैं। एक ओर वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं तो दूसरी ओर उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपन्यासकार कहा जाता है, क्योंकि इन्हें गांधीवाद सिद्ध करता है तो कोई मार्क्सवादी कोई आदर्शवादी कहता है तो कोई यथार्थवादी, कोई उनके काव्य को भारतीय कहता है तो रूप को पाश्चात्य यानी अभारतीय, कोई उनके कथ्य को भारतीय कहता है तो रूप को पाश्चात्य यानी अभारतीय। भिन्न भिन्न रंगीन चश्मों का रंग हावी हो जाता है, प्रेमचंद पीछे छूट जाते हैं। किसने कहा है? तो बच्चन ने। आइए, गोपाल राय ने लिखा है कि प्रेमचंद्र ने समकालीन मध्यमवर्गीय समाज को जो अनेक प्रकार के अंतर्विरोधों, तर्कहीन सामाजिक मान्यताओं तथा परंपरा रूढ़ नैतिक धारणाओं से ग्रस्त था, आलोचक दृष्टि से देखा गया, उनका अध्ययन विश्लेषण किया था, उसे अपने कथा संसार के माध्यम से प्रस्तुत किया। प्रेमचंद्र के कथा प्रस्तुत किए दृश्यात्मक, परिदृश्यात्मक और प्रविधि को अपने उपन्यासों में विशेषकर गोवाद में शिखर पर पहुंचा दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद्र का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि प्रेमचंद्र शताब्दियों से पदललित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद्र से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रेमचंद्र के एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी को मारवाड़ के राजा मालदेव और उसकी रूठी रानी इमादे की कहानी है। जिस मालदेव ने शेर शाह के छक्के छुड़ा दिए वह अपनी रूठी रानी को ना मना सका। इस उपन्यास में राजपूतों की वीरता और आपसी फूट का सजीव चित्रण किया गया है। प्रेमचंद्र ने पहले उर्दू में गोशिए अफियत उपन्यास लिखा था, जिसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने ही प्रेमाश्रय नाम से किया। रंगभूमि उपन्यास का नायक सूरदास है। इसमें शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण है। कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद्र ने गरीब, शहरी और ग्रामीण जनता का यथार्थ चित्रण किया है और उनके प्रति पाठकों की सहानुभूति जागृत की है। इस उपन्यास में मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषेध, महंतों का आडंबर और भोग लिप्सा, जनता का अंधविश्वास, मदिरा सेवन आदि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के साथ ही मजदूरों, किसानों की दुर्दशा, सरकारी दमन, पूंजीपतियों का शोषण आदि राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को उठाया गया है। इस उपन्यास में शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांत कुमार तथा सुगदा ने किया है। गांवों का आंदोलन अमरकांत और आत्मानंद ने संचालित किया है। 1929 में प्रेमचंद्र ने प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित करवाया। कायाकल्प प्रेमचंद्र का नए ढंग का उपन्यास है। इसमें कई
जन्मों की कहानी कही गई है। निर्मला में सेवा सदन के समान ही दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है। गोदान प्रेमचंद्र का प्रौढ़तम उपन्यास है। कला की दृष्टि से गबन प्रेमचंद्र का प्रथम श्रेणी का उपन्यास है। प्रेमचंद्र ने पहले उर्दू में गोसिए अफियत उपन्यास लिखा था, जिसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने प्रेमाश्रय 1922 नाम से किया। मुंशी प्रेमचंद ने पहले उर्दू में बजारे हुस्न उपन्यास 1917 में लिखा, जिसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने सेवा सदन 1918 नाम से किया। उन्होंने एक परिहास प्रधान उपन्यास जलवा-ए-इशार 1912, जिसका हिंदी रूपांतरण 1921 में वरदान नाम से किया है। इन्होंने हम खुर्रम व हम सबब 1906 का हिंदी रूपांतरण प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा 1929 नए नाम के रूप में प्रकाशित कराया। इनका उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण रंगभूमि 1925 है। किसना 1907 प्रेमचंद्र द्वारा लिखा उर्दू उपन्यास है, जिसका हिंदी रूपांतरण गबन है। किसना नेक्स्ट है प्रेमचंद्र के हिंदी उपन्यास रचनाक्रम के अनुसार निम्नलिखित हैं। देवस्थान रहस्य 1905 मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार और पाखंड की आलोचना है। प्रेमा में हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या को उठाया गया है। प्रेमा 1907। सेवा सदन 1918 वेश्या जीवन से संबंध समस्या का चित्रण है। वरदान 1921 में प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। प्रेमाश्रय में 1922 औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण है। निर्मला 1927 दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। गबन 1931 मध्यम वर्गीय जीवन की असंगत का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। कर्मभूमि 1933 हिंदू मुस्लिम एकता अछूतों का द्वार दलित किसानों के उत्थान की कथा है। गोदान 1936 किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन है। मंगलसूत्र 1948 अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद्र ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। प्रेमचंद्र युगीन हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक आचार्य, चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जेपी श्रीवास्तव आदि प्रमुख हैं। पहला कवि मतलब कि उपन्यासकार हैं तो जयशंकर प्रसाद, पहला उपन्यासकार हैं तो जयशंकर प्रसाद। आइए देखते हैं। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, नाटक आदि क्षेत्रों में सफलता पाने के साथ साथ उपन्यासों की रचना करके भी ख्याति अर्जित की है। प्रसाद की कंकाल 1929 उपन्यास में समाज की जर्जर अवस्था का चित्रण और धार्मिक नैतिक संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों का पाखंडपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें हिंदू समाज की विकृतियों का चित्रण हुआ है। साथ ही प्रचलित तीर्थ स्थानों के मिथ्याडंबरों एवं दुराचारों का यथार्थ चित्रण हुआ है। इरावती जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है। इसका कथानक शुंग काल से संबंध है। ये इसे अपनी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं कर सके। यह ऐतिहासिक उपन्यास है। तितली 1934 के द्वारा प्रसाद जी ने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की है। साथ ही इसमें प्रसाद जी ने भारतीय आदर्श को उज्ज्वल रूप में प्रस्तुत करने के साथ ही ग्रामीण जीवन की कहानी कही।
तितली उपन्यास में किसान मजदूर वर्ग पर होने वाले अत्याचारों तथा निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण हुआ है। पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने अपने उपन्यासों में समाज की आंतरिक दुर्बलताओं और दुष्प्रवृत्तियों का अच्छा उद्घाटन किया है। इनके चंद हसीनों के खातूत उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रश्न उपस्थित करते हुए प्रेम का महत्व दिखाया गया है। चंद हसीनों के खातूत उपन्यास में हिंदू और मुस्लिम युवक युवती के प्रेम और विवाह तथा सांप्रदायिक सद्भाव का चित्रण हुआ है। इनका यह उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। बधुआ की बेटी उपन्यास का दूसरा संस्करण मनुष्यानंद शीर्षक से 1955 में प्रकाशित हुआ। इसमें अछूतोद्धार की समस्या केंद्र में है। दिल्ली का दलाल उपन्यास में कन्याओं और युवतियों की खरीद फरोख्त करने वाली संस्थाओं के कार्यों को उजागर किया है। शराबी उपन्यास में वेश्याओं के जीवन शराबघरों के यथार्थ का अंकन हुआ है। सरकार तुम्हारी आंखों में उपन्यास में सामंती जीवन की विलास प्रियता तथा राज्य द्वारा विलास की ऋतुओं पर किए गए अपव्यय का चित्रण है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया है। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा था। बेचन शर्मा उग्र ने निम्न उपन्यासों की रचना की। चंद हसीनों के खातूत 1927 हिंदू मुस्लिम के प्रेम विवाह का चित्रण है। दिल्ली का दलाल 1927 युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश हुआ है। बधुआ की बेटी 1928 अछूतोद्धार की समस्या मनुष्यानंद से रूपांतरण। शराबी 1930 वेश्याओं और शराब घरों का नग्न यथार्थ चित्रण है। सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 शासन तंत्र की अवस्था एवं प्रजा की पीड़ा का चित्रण है। चॉकलेट जीजा जी 1937 हिंदू समाज की स्त्री की पीड़ा का चित्रण है। फागुन के दिन 4 1960 जुहू 1963 हिंदी में प्रकृतवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है, जबकि प्रकृतवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक कृत भिखारिणी उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है और मानव मन के सहज आकर्षण तथा जाति बंधन की कठोरता के मार्मिक द्वंद्व को बड़ी सहजता से चित्रित किया गया है तथा गोपाल राय के अनुसार इसमें जाति भावना के द्वंद्व में प्रेम की पराजय और त्रासदी का चित्रण हुआ है। माँ 1929 उपन्यास में विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने यह दिखाया है कि माँ के स्नेह त्याग और विवेकपूर्ण देखरेख पर ही बालक का सर्वांगीण विकास निर्भर है। उपन्यास के अंत में दुष्चरित पात्रों के जीवन में सुधार लायक और सच्चरित पात्रों को सुखी दिखाकर लेखक ने अपने सुधारवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है और आदर्श माँ के स्वरूप तथा वास्तविक माँ एवं गोद लेने वाली माँ के मध्य अंतर चित्रित हुआ है। संघर्ष उपन्यास में आर्थिक विषमता के कारण प्रेम के निष्फलता का अंकन हुआ है। सिया रामचरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा को अपने उपन्यासों में लेकर चलते हैं। सिया रामचरण गुप्त कृत गोद उपन्यास में संदेह तथा अंधविश्वास के कारण स्त्री पर समाज द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का चित्रण है। अंतिम आकांक्षा में रामलाल के माध्यम से सामाजिक विषमता तथा समाज में व्याप्त
भ्रष्टाचार का अंकन हुआ है। नारी उपन्यास में तत्कालीन भारतीय स्त्री की असहायता और व्यवस्था का चित्रण हुआ है। नारी उपन्यास सिया रामशरण गुप्त का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत अप्सरा 1931 में एक अभिजात कुलीन युवक एक युवक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत अप्सरा 1931 में एक अभिजात कुलीन युवक तथा एक वेश्या पुत्री के प्रेम तथा विवाह का चित्रण हुआ है। अलका 1933 उपन्यास में निराला ने अवध क्षेत्र के किसानों की अभावग्रस्त तथा दयनीय स्थितियों का चित्रण किया है। गोपाल राय के अनुसार निरुपमा 1936 में निराला ने अपने समय के आर्थिक एवं वैचारिक रूप से पिछड़े रूढ़िगत संस्कारों में जकड़े ग्रामीण समाज का बड़ा तल्ख चित्रण किया है। प्रभावती 1936 उपन्यास को स्वयं निराला ने ऐतिहासिक रोमांस की संज्ञा दी थी। चोटी की पकड़, काले कारनामे 1950 उल्टी भाग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अन्य उपन्यास हैं। नेक्स्ट है चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री ये प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार थे। इन्होंने इतिहास पुराण से कथानकों का चयन करने के साथ साथ काल्पनिक पात्रों के द्वारा सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन करने वाले उपन्यास भी लिखे हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का सोना और खून उपन्यास सिपाही विद्रोह से लेकर भारतीय इतिहास के एक विशाल अंश को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। इनकी कृति सोमनाथ उपन्यास गुजरात के चालुक्य राजाओं द्वारा निर्मित भारत प्रसिद्ध शिव मंदिर को महमूद गजनवी द्वारा 1924 ईस्वी में तोड़े और लूटे जाने की ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। इनकी कृति वैशाली की नगरवधु बहुचर्चित उपन्यास है। इसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं। इन्होंने इतिहास पुराण से कथानकों चयन करने के साथ साथ काल्पनिक पात्रों के द्वारा सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन करने वाले उपन्यास भी लिखे हैं। चतुरसेन शास्त्री पांडे बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन प्रकृतवादी उपन्यासकारों में अग्रणी माने जाते हैं। चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास लेखन प्रेमचंद्र युग में आरंभ होता है। चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास लेखन प्रेमचंद्र युग से आरंभ होता है। यद्यपि एक उपन्यासकार के रूप में वह परवर्ती दौर में स्थापित होते हैं, किंतु अध्ययन की सुविधा के लिए इनकी सभी रचनाओं का विवेचन इसी युग में किया गया है। हृदय की परख, हृदय की प्यास, व्यभिचार, अमर अभिलाषा तथा आत्मदाह इनके विवेच्य युग में उपन्यास हैं। उनके विवेच्य युग के उपन्यास हैं तथा अन्य उपन्यास परवर्ती दौर के हैं। गोपाल राय के अनुसार हृदय की परख उपन्यास में विवाह पूर्व प्रेम और फलस्वरूप माता पिता बन जाने वाले प्रेमियों तथा अवैध संतान की समस्याओं का चित्रण किया गया है। अमर अभिलाषा में विधवाओं पर होने वाले अत्याचार तथा व्यभिचार उपन्यासों में प्रेम के अमर्यादित तथा अश्लील रूप का चित्रण है। आत्मदाह उपन्यास में स्वाधीन आंदोलन एवं देश प्रेम का स्वर प्रमुख है। गोपाल राय के अनुसार वैशाली की नगरवधु में बौद्ध साहित्य की सुप्रसिद्ध पात्र अम्रपाली के चरित्र को केंद्र में रखकर उस काल की ब्राह्मण, बौद्ध और जैन संस्कृतियों के मध्य टकराव तथा मगध, काशी, कौशल और गणराज्य वैशाली के राजनीतिक संघर्ष का अंकन हुआ है। वयम रक्षाम उपन्यास में राम रावण कथा को केंद्र में रखकर आर्य, राक्षस, देव, दानव आदि संस्कृतियों के मध्य संघर्ष और समन्वय की कथा वर्णित है। चतुरसेन शास्त्री को कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतवादी उपन्यासकार माना जाता है, जो निम्न है। हृदय की परख 1918, विवाह पूर्व प्रेम
एवं अवैध संतान की समस्याओं का चित्रण है। हृदय की परख 1931, अमर अभिलाषा 1933, विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण है। व्यभिचार 1924, प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन है। आत्मदाह 1937, आज़ादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण है। ऋषभ चरण जैन नेक्स्ट लेखक हैं, जो उपन्यासकार हैं ऋषभ चरण जैन। ये उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार कहे जा सकते हैं। उनके उपन्यासों की विषय वस्तु उग्र जी की भांति व्यभिचार, वेश्यालय, मदिरालय, रोमांस तक सीमित है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अड्डे, वेश्यापुत्र, चंपाकली, मास्टर साहब, मैं खाना, चांदनी रात और गदर। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास आदर्शवादी परंपरा के उपन्यास कहे जा प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास आदर्शवादी परंपरा के उपन्यास कहे जा सकते हैं। बेकसी का मजार उपन्यास में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के चरित्र को 1857 ईस्वी की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में उजागर करने का प्रयास किया है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव भी गांधीवादी मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं विदा 1927, भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय, विजय 1937, बाल विधवा समस्या का विस्तार, बाल विधवा समस्या का चित्रण है विजय में, विकास जो है 1938, उच्च वर्ग के विलासिता का चित्रण है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं तो विसर्जन, बेकसी का मजार आदि। नेक्स्ट है वृंदावनलाल वर्मा। वृंदावनलाल वर्मा के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक वृंदावनलाल वर्मा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास माने जाते हैं। गढ़कुंडार 1929, विराट की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1947, मृगनयनी 1950, टूटे कांटे 1954, माधवजी सिंधिया 1957 आदि में ऐतिहासिक पात्रों को चरित्र नायक बनाया गया है। संगम 1928, लगन 1929, प्रत्यागत 1929 और कुंडली चक्र 1932 वृंदावनलाल वर्मा के सामाजिक उपन्यास हैं। अनूप लाल मंडल ने निर्वासित 1929, समाज की वेदी पर 1931, साकी 1932, रूपरेखा 1934, ज्योतिर्मयी 1934 उपन्यासों की रचना की। अनूप लाल ने समाज की वेदी पर एवं रूपरेखा उपन्यास की रचना पत्रात्मक पवित्र पर की। अनूप लाल मंडल के अन्य उपन्यास हैं तो मीमांसा 1937, आवारों की दुनिया 1945, दर्द की तस्वीरें 1945 और बुझने न पाए। राधिका रमण प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं तो राम रहीम, पुरुष और नारी, संस्कार 1942, चुंबन और चाटा, ये राधिका रमण के उपन्यास हैं। प्रेमचंद्र युग के अन्य उपन्यास एवं उपन्यासकार प्रेमचंद्र युग के आइए देखते हैं। जीपी श्रीवास्तव, महाशय भड़ास सिंह शर्मा 1919 और लतखोरी लाल 1931, बिलायती उल्लू 1932, स्वामी चौकठानंद 1936, प्राणनाथ 1925, गंगा जमुनी 1927, दिल की आग उर्फ दिल जले की आग 1932, मन्नन द्विवेदी गजपुरी ने लिखा है कल्याणी 1921, मदारी लाल गुप्त, गौरी शंकर 1923, सखाराम 1924, मानिक मंदिर 1926, गिरजा दत्त शुक्ल, गिरीश संदेश 1925, प्रेम की पीड़ा 1930, अरुणोदय 1930, पाप की सहेली और बापू साहब 1932, प्रफुल्ल चंद ओझा, सन्यासिनी 1926, पतझड़ 1930, पाप और पुण्य 1930, जेल यात्रा 1931, तलाक 1932, गोविंद बल्लभ पंत, सूर्यास्त 1922, प्रतिमा 1934, मदारी 1935, श्रीनाथ सिंह, उलझन 1922,
क्षमा 1925, एकाकिनी 1927, प्रेम परीक्षा 1927, जागरण 1937, प्रजामंडल 1941, एक और अनेक 1951, अपहृता 1952, भगवती प्रसाद वाजपेयी, प्रेम पथ 1926, अनाथ पत्नी 1928, मुस्कान 1929, प्रेम निर्वाह 1934, पतिता की साधना 1936, चलते चलते 1951, टूटते बंधन 1963। डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। इसका प्रकाशन सन 1932 में हुआ था। हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत 1927 ईस्वी में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। प्रेमचंद्रोत्तर युग 1936 ईस्वी से वर्तमान तक। मुंशी प्रेमचंद्र के बाद हिंदी उपन्यास एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुआ, अपितु उसकी विविध धाराएं अनेक दिशाओं की ओर प्रवाहित हुई। विषय की दृष्टि से यदि हम प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यासों का वर्गीकरण करें तो निम्नलिखित वर्ग बनाए जा सकते हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, और उसके बाद है सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास, साम्यवादी प्रगतिवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, प्रयोगवादी उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैनेन्द्र, लीलाचंद जोशी, अज्ञेय तथा डॉक्टर देवराज का नाम आता है। जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है, जबकि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार लीलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यासों का मूल विषय काम, कीड़ा एवं अहम का समर्पण है। जैनेन्द्र के संबंध में डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि व्यक्ति के आंतरिक जीवन, मानसिक द्वंद्व, मूल विषयक संघर्ष आदि को अधिक गहराई और सृजनात्मकता के साथ उपन्यास का विषय बनाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार को है। इनका पहला उपन्यास परख है। इसमें कुल 4 प्रमुख पात्र हैं, सत्यधन, कुट्टो, गरिमा और बिहारी। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने अपने प्रेम दर्शन को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। परख उपन्यास का केंद्रीय विषय प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण है। प्रेम का त्रिकोण तथा पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व उपन्यास में चित्रित है। सुनीता उपन्यास से जैनेन्द्र उपन्यासकार के रूप में स्थापित हुए। सुनीता में दाम्पत्य प्रेम तथा दाम्पत्य से बाहर के प्रेम के मध्य तनाव का चित्रण हुआ है। उपन्यास में जैनेन्द्र ने दाम्पत्य से बाहर प्रेम के स्त्री अधिकार की वकालत की है। सुनीता में फ्रायड के सिद्धांतों के आलोक में हरि प्रसन्न के व्यवहार का चित्रण है। कल्याणी एक अतृप्त और आधुनिक नारी की कथा है। सुखदा एक कुंठाग्रस्त नारी की कहानी है। जैनेन्द्र जी ने आधुनिक समाज की नारी की स्थिति का यथातथ्य निरूपण करने का प्रयास अपने उपन्यासों में किया है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के आत्मपीड़क तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। मुक्तिबोध जैनेन्द्र का राजनीतिक विमर्श का उपन्यास है। साहित्य अकादमी 1966 ईस्वी में जैनेन्द्र को मुक्तिबोध उपन्यास के लिए पुरस्कृत किया गया है। यह जैनेन्द्र का 9वां उपन्यास है। इसमें एक मुक्तिकामी राजनीतिक नेता के जीवन की करुण कहानी अंकित की गई है। मुक्ति का प्रश्न सामाजिक राजनीतिक स्तर पर सुलझाया जा सकता है या आत्मिक स्तर पर। यह मनोरंजक उपन्यास की महत्ता का आधार है। प्रेम और विवाह की समस्या यहाँ भी है। उपन्यास नायक सहायक के जीवन की समस्या यहाँ भी है। उपन्यास नायक सहायक के जीवन में पत्नी राजेश्वरी और प्रेयसी नीलिमा दोनों का महत्व है। पत्नी से उसे समर्पण, सेवा और वत्सलता मिलती है और प्रेयसी उसे प्रेरणा और स्फूर्ति देती है। जैनेन्द्र कुमार ने निम्नलिखित उपन्यासों
की रचना की है। उपन्यास, वर्ष, विषय। परख 1929 प्रेम का आदर्शीकरण। सुनीता 1934 श्रीकांत, सुनीता और हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण। त्यागपत्र 1937 स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण। कल्याणी 1939 विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण। सुखदा 1952 नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण। विवर्त 1953 भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का चित्रण। व्यतीत 1953 जयवर्धन 1956 व्यक्तित्व की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण है। मुक्तिबोध 1965 अनंतर 1968 अनाम स्वामी 1974 मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण। दर्शाक 1985 विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण। इलाचंद्र जोशी कृत घृणामयी उपन्यास 1950 ईस्वी लज्जा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। मनोविश्लेषणवादी परंपरा के दूसरे उपन्यासकार इलाचंद्र जोशी ने उच्च कोटि के लगभग 1 दर्जन उपन्यासों की रचना की है। घृणामयी उपन्यास आत्मकथात्मक प्रविधि में लिखित एक युवती के पश्चाताप की कथा है। इलाचंद जोशी कृत उपन्यास सन्यासी आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें नायक नंदकिशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। अंततः नंदकिशोर सन्यासी होकर देश सेवा में लग जाता है। पर्दे की रानी उपन्यास में ऐसी नायिका निरंजना का चित्रण है जो खूनी पिता तथा वेश्या माँ की पुत्री होने की जानकारी के पश्चात हीन भावना से ग्रस्त हो जाती है तथा समाज के प्रति घृणा का भाव रखने लगती है। निर्वासित उपन्यास में महिम और नीलिमा के प्रेम का चित्रण हुआ है। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें एक शिक्षित युवा का रोजगार की तलाश में भटकने और कलकत्ता में तथा उस प्रक्रिया में उसकी मनोदशा का चित्रण किया गया है। जहाज का पक्षी इलाचंद जोशी का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें एक शिक्षित युवक रोजगार की तलाश में भटकने कलकत्ता में तथा उस प्रक्रिया में उसकी मनोदशा का चित्रण किया गया है। कब की प्रेयसी उपन्यास में कालिदास के नाटक मालिकाग्निमित्रम में चित्रित पात्र कवि, नाटककार और सौमिल्लिक के जीवन का काल्पनिक चित्रण है। सौमिल्लिक के जीवन का काल्पनिक चित्रण हुआ है। ऋतुचक्र उपन्यास में जोशी जी ने यह लक्षित किया है कि आधुनिकता के दबाव में पिछले सभी मूल्य, मान्यताएं और आदर्श तेजी से ढह रहे हैं, किंतु उनके स्थान पर नए मूल्यों और आदर्शों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। उससे उबरने का मनोवैज्ञानिक समाधान यही है कि रूमानी चेतना को पुनः जागृत किया जाए। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। यूँ तो जैनेन्द्र कुमार ने उपन्यास में सामाजिक प्रश्नों की तुलना में मनोवैज्ञानिक स्थितियों को अधिक महत्व देने की पहल की, पर शुद्ध मनोवैज्ञानिक समस्याओं को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखने की पहली कोशिश जोशी जी ने ही की। इनके प्रमुख उपन्यास निम्न हैं। घृणामयी 1929 एक युवती के पश्चाताप का चित्रण 1950 में लज्जा शीर्षक से। सन्यासी 1940 नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण। पर्दे की रानी 1942 मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों के चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या। प्रेम और छाया 1944 पारसनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण। निर्वासित 1946 महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण है। मुक्तिपथ 1948 सुबह के भूले 1951 जिप्सी 1952 मनोविश्लेषण एवं सामाजिक भावना का समन्वय। जहाज का पंछी 1954 ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति के कष्टों का चित्रण। ऋतुचक्र 1969 आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगति का चित्रण है। भूत का भविष्य 1973 कब की प्रेयसी 1976। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन
को अज्ञेय नाम दिया। जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद, हीरानंद व सायन को अज्ञेय नाम दिया था। अज्ञेय ने अपने प्रयोगों के माध्यम से मनोविश्लेषणवादी उपन्यास को नया आयाम प्रदान किया। अज्ञेयकृत शेखर एक जीवनी फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। एक सशक्त और प्रौढ़ उपन्यास है। अज्ञेयकृत शेखर एक जीवनी फ्लैशबैक शैली में लिखा गया सशक्त और प्रौढ़ उपन्यास है। इस पर रोमारोला के जो क्रिस्टॉफ का स्पष्ट प्रभाव है, जिसे स्वयं अज्ञेय ने स्वीकार किया है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। अज्ञेय के अनुसार शेखर की खोज अंतोत्गत्वा स्वतंत्रता की खोज है। फ्लैशबैक्स या हिंदी रूपांतरण पूर्व दीप्त है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का अति महत्वपूर्ण उपन्यास है। शेखर एक जीवनी में नायक शेखर के व्यक्तित्व को उपन्यास का विजन बनाया गया है। प्रथम भाग में शेखर के बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किया गया है। शेखर एक जीवनी तथ्य के साथ साथ भाषा एवं शिल्प के स्तर पर भी हिंदी उपन्यास की परंपरा को एक नई दिशा प्रदान करता है। नदी के द्वीप अज्ञेय का दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें पत्र शैली, पत्रावलोकन शैली, चेतना प्रवाह शैली तथा प्रतीक बिंब विधान शैली सभी का प्रयोग एक साथ मिलता है। इसमें अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है। अज्ञेय ने नदी के द्वीप को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है। नदी के द्वीप उपन्यास में रेखा, भुवन तथा गौरा का प्रेम त्रिकोण चित्रित हुआ है। इसमें भुवन, चंद्रमाधव, रेखा और गौरा की मनोदशाओं का चित्रण हुआ है। अपने अजनबी उपन्यास में अज्ञेय ने मृत्यु से साक्षात्कार को उपन्यास का विषय बनाकर मानव जीवन और उसकी नियत का मार्मिक विवेचन किया है। अपने अजनबी उपन्यास में अज्ञेय ने योके और सेल्मा नामक पात्रों के माध्यम से जीवन, मृत्यु, वर्ण की स्वतंत्रता, आस्था आदि से संबंधित सवालों पर विचार किया है। अज्ञेय की प्रमुख औपन्यासिक कृतियां हैं। शेखर एक जीवनी भाग 1 1940, नायक शेखर के शौर्य का विश्लेषण भाग 2 1944, शेखर के युवाकाल की मानसिक स्थिति का अंकन है। नदी के द्वीप 1951, रेखा, भुवन और गौरा की प्रेम कथा। अज्ञेय अपने अजनबी 1961, मृत्यु से साक्षात्कार। अज्ञेय में मनोविश्लेषण की गहन क्षमता के साथ साथ सूक्ष्म सौंदर्य बोध कला के प्रति ईमानदार चेतना विद्यमान है। डॉक्टर देवराज का प्रथम उपन्यास पथ की खोज 2 भागों में 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उपन्यास का केंद्रीय विषय प्रेम एवं विवाह की नैतिकता से संबद्ध है। उपन्यास में एक स्त्री या पुरुष के एक से अधिक पुरुषों या स्त्रियों से प्रेम करने के नैतिक प्रश्न को उठाया है। डॉक्टर देवराज कृत बाहर भीतर उपन्यास का दूसरा संस्करण भीतर का घाव शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें प्रेम संबंधों तथा उसमें जुड़े हुए अनुषांगिक प्रश्नों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इसमें विश्वविद्यालय परिसर की पृष्ठभूमि में एक सफल वैवाहिक जीवन और मध्यम वर्गीय सामाजिक नैतिक मूल्यों के दबाव में प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण हुआ है। डॉक्टर देवराज के अधिकतर उपन्यास प्रेम एवं दाम्पत्य की समस्याओं से संबंधित हैं। डॉक्टर देवराज कृत मैं, वे और आप उपन्यास को स्वतंत्र उपन्यास करने के साथ ही स्वयं लेखक ने इसे अजय की डायरी का अगला भाग कहा है। डॉक्टर देवराज कृत पथ की खोज में आधुनिक मध्यमवर्गीय समाज के शिक्षित सदस्यों के जीवन में आने वाली समस्याओं के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से नए पथ का अनुसंधान किया है। डॉक्टर देवराज ने निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना की। पथ की खोज 1951, प्रेम और विवाह के नैतिकता का प्रश्न।
बाहर भीतर 1954 मध्यम वर्गीय परिवार में स्त्री की यातनापूर्ण स्थिति का चित्रण है। रोड़े और पत्थर 1958 मध्यम वर्गीय लोगों के कुंठित जीवन की त्रासदी का चित्रण है। अजय की डायरी 1960 असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण है। मैं, वे और आप 1969 संगमकालीन जीवन मूल्यों के विघटन का चित्रण है। देहरी आग की लपट 1973 प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का चित्रण है। दूसरा सूत्र है 1978। दूसरा सूत्र 1978। इस धारा के लेखक किसी भी विचारधारा के मोह से बचे हुए अपनी स्वतंत्र दृष्टि से समाज एवं व्यक्ति की समस्याओं का सूक्ष्म अंकन करते हैं। इस धारा के उपन्यासों की यह बड़ी विशेषता है कि ये न तो प्रगतिवादी उपन्यासों की तरह समाज की अधिक महत्व देते हैं और न ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की तरह व्यक्ति को, यह व्यक्ति एवं समाज को जोड़कर देखते हैं। विष्णु प्रभाकर कृत निशिकांत, उनके पहले उपन्यास ढलती रात का ही पुनर्लिखित रूप है। ढलती रात में ब्रिटिश भारत के सन 1920 से 1936 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। तट के बंधन उपन्यास में प्रेम एवं विवाह तथा नारी समस्याओं के केंद्र में रखकर लिखा गया है। अर्धनारीश्वर उपन्यास में स्त्री के शोषण, बलात्कार एवं यातना का वर्णन करते हुए स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का अंकन किया गया है। विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनका अर्धनारीश्वर साहित्य अकादमी 1993 ईस्वी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास है। इसमें लेखक ने समाज के लगभग सभी वर्गों की स्त्रियों को सामने रखकर उनकी सभी प्रकार की यातनाओं पर गहरी आत्मीयता के साथ विचार मंथन किया है। प्रभाकर जी की दृष्टि में एक दूसरे के प्रबल आकर्षण से मुक्त होकर ही स्त्री और पुरुष पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। ढलती रात 1951, सन 1920 से 1913 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण। तट के बंधन 1955, प्रेम व विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण। स्वप्नमाई 1956, स्त्री के काल्पनिक कल तर्कातीत एवं स्वप्नजीवी चरित्र का अंकन है। कोई तो 1980, नैतिक रूढ़ियों एवं बलात्कार के शिकार स्त्रियों की समस्या है। अर्धनारीश्वर स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण है। संकल्प 1993, परिपक्वता स्त्री की मनोभावों का अंकन है। उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास में मुंबई के निकटवर्ती एवं वर्सोवा के मछुआरों के सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। सागर लहरें और मनुष्य को कई विद्वान आंचलिक उपन्यास मानते हैं। लोक परलोक में ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के बढ़ते प्रभावों का चित्रण किया गया है। शेष अशेष में साधु सन्यासियों के पाखंड युक्त भ्रष्ट चरित्र चित्रण हुआ है। उदय शंकर भट्ट एक मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख उपन्यास इस प्रकार है। नए मोड़ 1954, सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण है। सागर लहरें और मनुष्य 1956, बम्बई के वर्सोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण हुआ है। लोक परलोक 1958, ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण है। शेष अशेष 1960, साधु और सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण है। उपेंद्र नाथ अस्क कृत एक रात का नरक उपन्यास अस्क जी के ही उपन्यास एक नन्ही कंदील का एक अंश है। नेक्स्ट है अमृतलाल नागर ने 3 प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। एक सामाजिक यथार्थ के उपन्यास, दूसरा सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के उपन्यास जिनकी पृष्ठभूमि सन 1850 से 1950 ईस्वी तक का समय है, तथा तीसरा ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास। अमृतलाल नागर कृत महाकाल उपन्यास में बंगाल के अकाल की त्रसदी का चित्रण हुआ है। बूंद और समुद्र उनका श्रेष्ठतम उपन्यास है, जिसमें भारतीय समाज की रीत नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि, मर्यादाओं एवं मान्यताओं का चित्रण कथानक के द्वारा किया गया है और इसमें व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों का विश्वसनीय चित्रण है। उपन्यास लखनऊ के एक बड़े और पुराने क्षेत्र चौक पर केंद्रित है। उपन्यास का समय काल
भारतीय गणतंत्र की स्थापना के आसपास का है। डॉक्टर गोपाल राय ने बूंद और समुद्र को महाकाव्यात्मक आयाम का उपन्यास कहा है। अमृतलाल नागर को अमृत और विष उपन्यास के लिए वर्ष 1967 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अमृत और विष उपन्यास में कथानक को एक संपादक के जीवन के संबंध से संबद्ध करके तत्कालीन जीवन की जटिलताओं को चित्रित किया गया है। शतरंज के मोहरे उपन्यास में 1820 से 1837 ईस्वी तक के अवध क्षेत्र के जीवन का वर्णन है। इसमें अवध के नवाबों एवं अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व के मध्य पिसती हुई अवध की जनता का चित्रण हुआ है। सुहाग के नूपुर तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम पर आधारित उपन्यास है। इसमें मध्यकालीन कुलवधुओं तथा बाहरी वधुओं का चित्रण हुआ है। 7 घूंघट वाला मुखड़ा उपन्यास के केंद्र में बेगम समरू का चरित्र है। मानस का हंस तथा खंजर नयन क्रमशः तुलसीदास तथा सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखे गए जीवनी परक उपन्यास हैं। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास दलित समाज पर केंद्रित है। उपन्यास की प्रमुख पात्र निर्गुणिया के ब्राह्मण युवती से मेहतर समाज में जाने की कथा वर्णित है। करवट उपन्यास में लखनऊ के एक खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों लाला मुसद्दी लाल, उनके पुत्र वंशीधर टंडन तथा पौत्र देश दीपक से संबंध कथा वर्णित है। करवट में वर्णित समय काल लगभग 1805 ईस्वी से 1905 तक का है। पीढ़ियां उपन्यास करवट का अगला चरण है। इसमें खत्री परिवार की आगे की 3 और पीढ़ियों की कथा है। इसमें 1905 ईस्वी से 1985 तक का इतिहास समेटा गया है। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित हैं। महाकाल 1947 बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण। शेर बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956 लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। शतरंज के मोहरे 1959, अवध के नवाबों के राजोन्मुख जीवन का चित्रण। सुहाग के नूपुर 1960, मध्यकालीन कुलवधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण। अमृत और विष भारतीय गणतंत्र के 50 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण है। 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1959, मशरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण है। एकदा नैमिषारण्य 1972, आचार्य भार्गव सोमाहुति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण। मानस का हंस 1972 तुलसीदास की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित है। नाचो बहुत गोपाल 1978 भंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नारकीयता का गहरी संवेदना के साथ चित्रण है। खंजर नयन 1981 सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है। बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985 लखनऊ के एक खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण है। पीढ़ियां 1990 करवट उपन्यास के अगले चरण के रूप में है। भीष्म साहिनी आइए देखते हैं भीष्म साहिनी सामाजिक यथार्थवाद के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। भीष्म साहिनी कृत झरोखे उपन्यास में एक बच्चे के माध्यम से आर्य परिवार की संस्कारगत जड़ता का विश्लेषण एवं उसके प्रति विद्रोह की प्रेरणा है। कड़िया में विपरीत संस्कारों वाले मध्यम वर्गीय पति पत्नी की जीवन कथा वर्णित है। इसमें लेखक ने स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता के अभाव में पुरुष की बढ़ती हुई निरंकुशता और उसके परिणाम स्वरूप परिवार विघटन की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। बसंती में महानगर दिल्ली में राजस्थान के अप्रवासियों की झुग्गी बस्ती में रहने वाले एक भावुक लड़की वसंती की कहानी है। उपन्यास की केंद्रीय पात्र वसंती शोषण का शिकार होने पर भी जीवन में आस्था बनाए रखती है तथा व्यवस्था से लड़ती है।
तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को वर्ष 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। यह 1947 ईस्वी के मार्च-अप्रैल में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास के 5 दिनों की कहानी वर्णित है। तमस में सांप्रदायिक उन्माद के चित्रण के साथ साथ उन स्थितियों और कारणों का भी चित्रण हुआ है जिसके फलस्वरूप आपसी वैमनस्य ने दंगों का रूप ले लिया। ब्रिटिश शासन और उसके करिंदों को दंगे भड़काने की योजना का सूत्रधार चित्रित किया गया है। इन्होंने मायादास की माड़ी को केंद्र बनाकर 19वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक 3 पीढ़ियों का सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रमाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है। मायादास की माड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखित उपन्यास है। इसमें सन 1940 से 1920 ईस्वी तक के पंजाब के सामाजिक राजनीतिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। उपन्यास मायादास धनपत तथा हुकूमत राय के माध्यम से 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का इतिहास प्रस्तुत किया है। कुंतो उपन्यास में नारी जाति की पराधीनता का अंकन हुआ है। इसमें विभिन्न स्त्री पात्रों के पतियों की पर स्त्रीगमन की समस्या को उठाया गया है। नीलू नीलिमा नीलोफर में हिंदू मुस्लिम युवक युवतियों के प्रेम संबंध की कथा कही गई है। भीष्म साहनी के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं। झरोखा 1967 आर्य समाजी मध्यमवर्गीय परिवार का अंकन। कड़ियाँ 1970 जिसमें दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन। तमस 1973 भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन। बसंती 1980 दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन है। मायादास की माड़ी 1988 सन 1840 से 1920 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन। कुंतो 1993 नारी जीवन की चिरंतन पराधीनता जन पीड़ा का अंकन है। नीलू नीलिमा नीलोफर सन 2000 हिंदू मुस्लिम युवक युवतियों के प्रेम संबंध की कथा कही गई है। अमरकांत काले उजाले दिन में परिवार में विमाता की उपस्थिति से नायक के व्यक्तित्व का विघटन दिखाया गया है। बीच की दीवारें में एक स्त्री के अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कहानी कही गई है। इन्हीं हथियारों से अमरकांत का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। इसमें नायक बलिया जनपद है। उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के बलिया के सामाजिक जीवन चित्रण हुआ है। इन्हीं हथियारों से के लिए 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इन्हें श्रीलाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से 2009 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमरकांत प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। इसके प्रमुख उपन्यास हैं सूखा पत्ता 1959 कथानक के कृष्ण की प्रेम कथा का चित्रण है। कथानायक कृष्ण की प्रेम कथा का चित्रण है। आकाश पंछी 1967 स्वाधीन भारतीय समाज के अंतर्विरोधों का अंकन है। काले उजाले दिन 1969 विमाता के व्यवहार से एक व्यक्ति के विघटित चरित्र का अंकन है। ग्राम सेविका 1981 बीच की दीवार 1981 एक स्त्री की अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कथा है। सुखजीवी 1982 सुन्नर पांडे की पतोहू। इन्हीं हथियारों से 2003 भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण है। साम्यवादी प्रगतिवादी उपन्यासकार आइए देखते हैं आगे। तो आगे है हिंदी के साम्यवादी उपन्यासकार वे हैं जिनमें मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण करके कथानक का ताना बाना बुना गया है। प्रगतिवादी या समाजवादी उपन्यास मार्क्सवादी विचारधारा को आधार बनाकर लिखे गए हैं।
राहुल संकेतन, यशपाल रंगे, राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय आदि इसी कोट के उपन्यासकार हैं। राहुल संकीर्तन कृत जीने के लिए उनका एकमात्र सामाजिक उपन्यास है। इसमें भारत की 1907 ईस्वी के बीच के कालखंड की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। सिंह सेनापति में वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की आरंभिक अवस्था का चित्रण है। इसमें एक समृद्ध और अपेक्षाकृत मुक्त समाज का चित्रण हुआ है। जययोध्या में यमुना, सतलज तथा हिमालय के मध्य स्थित यौधेय राज्य के अवसान का चित्रण हुआ है। विस्मृत यात्री 6ठी शताब्दी के बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। दिवोदास उपन्यास में आर्यों के कुंठा रहित उन्मुक्त तथा कर्मठ जीवन का चित्रण किया गया है। राहुल संकीर्तन के संदर्भ में आलोचक मधुरेश ने लिखा है कि राहुल संकीर्तन हिंदी में इतिहास का मार्क्सवादी दृष्टि से उपभोग और विनियोग करने की दृष्टि से पायोनियर लेखक हैं। राहुल संकीर्तन के ऐतिहासिक उपन्यासों के संदर्भ में डॉक्टर गोपाल राय लिखते हैं कि इसमें इतिहास कम ऐतिहासिक यथार्थ अधिक है। ऐतिहासिक व्यक्तियों और उनमें संबद्ध घटनाओं के ब्यौरेवार वर्णन कम है। इन्होंने ऐतिहासिक यथार्थ पर अधिक बल दिया है। राहुल संकीर्तन कृत जीने के लिए हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। सन 1960 ईस्वी में प्रकाशित राहुल कृत दिवोदास उपन्यास में आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण है। राहुल संकीर्तन की प्रमुख औपन्यासिक कृतियां निम्न हैं। जीने के लिए 1940 भारत के विक्षुब्ध सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। सिंह सेनापति 1942 वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की कथा है। जययोध्या 1940 यमुना, सतलज एवं हिमालय के बीच स्थित यौधेय राज्य के अवसान का चित्रण है। मधुर स्वप्न 1950 मध्य एशिया में आविर्भूत मज्झक के अनुयायी अंदरजगर के जीवन दर्शक का चित्रण है। मधुर स्वप्न में 1950 में मध्य एशिया के आविर्भूत मज्झक के अनुयायी अंदरजगर के जीवन दर्शन का चित्रण है। विस्मृत यात्री 1954 बौद्ध यात्री नरेंद्र यश की जीवन यात्रा पर आधारित है। रंगे राघव का मूल नाम तिरुमल्लय नम्बाकम वीर राघव आचार्य था, किंतु इन्होंने अपना ऐतिहासिक नाम रंगे राघव रखा। रंगे राघव की प्रथम रचना सन 1946 में घरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुई। यह परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इनका कब तक पुकारूं उपन्यास जयराम पेशा कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है। कई विद्वान इसे आंचलिक उपन्यास की संज्ञा देते हैं। रंगे राघव ने मुर्दों का टीला नामक ऐतिहासिक उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण किया है। मुर्दों का टीला उपन्यास मोहनजोदड़ो की सभ्यता को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें आर्यों को आक्रमणकारी, संहारक और अत्याचारी रूप में चित्रित किया गया है। रंगे राघव कृत विषाद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से प्रेरित था। यह उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित है। इसमें रंगे राघव ने अकाल से त्रस्त एवं क्षुधा पीड़ित लोगों की करुण कहानी के साथ ही पूंजीपतियों की क्रूरता का सफल चित्रण किया है। रंगे राघव ने सीधा सादा रास्ता उपन्यास की रचना भगवती चरण वर्मा के उत्तर में की और उनकी कहानी को भी टेढ़े रास्ते से जोड़ दिया। चीवर में हर्षवर्धन कालीन भारतीय सामंतवाद के ह्रासशील स्वरूप का चित्रण हुआ है। चीवर में हर्षवर्धन कालीन भारतीय सामंतवाद के ह्रासशील स्वरूप का चित्रण हुआ है। अंधेरे में जुगनू में कुलीन
वर्ग द्वारा दास प्रथा को बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों का चित्रण हुआ है। प्रतिदान में महाभारत कालीन ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के संघर्ष का चित्रण हुआ है। रंगे राघव ने 3 कोटि के उपन्यासों की रचना की है, जो निम्न है। जीवन परक उपन्यास, जीवन परक उपन्यास, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत, लखीमा की आंखें, जब आवेगी काली घटा, धुन्नी का धुआं आदि रंगे राघव के प्रमुख जीवन परक उपन्यास हैं। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन के यथार्थ से संबंधित उपन्यास तो हुजूर, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, राई और पर्वत, छोटी सी बात, पथ का पाप, धरती मेरा घर, आखिरी आवाज। ऐतिहासिक उपन्यास मुर्दों का टीला 1948 मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्रतिदान महाभारत युग के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के संघर्ष का चित्रण है। चीवर हर्ष के ह्रासमान भारतीय सामंतवाद का चित्रण है। अंधेरे के जुगनू दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्गों के प्रयत्न का चित्रण है। पंछी और आकाश 1957 राह न रुकी महावीर स्वामी एवं बुद्ध युग के जागरण की कथा है। यशपाल, इनके उपन्यासों में मार्क्सवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति हुई है। इनका झूठा सच देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक ऐसा उपन्यास है जिसमें तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का सफलपूर्वक चित्रण हुआ है। इसमें 1942 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन की भूमिका है, लेकिन मुख्य रूप से विस्तृत चित्रण 1948 से 49 की संघर्षमय परिस्थितियों का ही हुआ है। इसमें लेखक ने भारतीय राष्ट्रीयता की अहिंसा और समझौते की नीति को विफल दिखाया है। भारत विभाजन की भूमिका और विभाजन के परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग वतन और देश 1958, दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 है। पहले भाग वतन और देश में भारत पाकिस्तान विभाजन का देश उसकी भयावहता का चित्रण हुआ है। भारत विभाजन की भूमिका और विभाजन के परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है। दूसरे भाग देश का भविष्य में डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद के दशक में देश के विकास और भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों और नेताओं की प्रगतिशील और प्रतिगामी भूमिका का यथार्थ अंकन किया गया है। दादा कामरेड में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारियों की गतिविधियों का चित्रण हुआ है। यशपाल कृत दादा कामरेड उपन्यास में पूंजीवाद, गांधीवाद और साम्राज्यवाद के संघर्ष के बीच की परिस्थितियों, व्यवस्था और धारणाओं में सामंजस्य ढूंढने का प्रयास किया गया है। पार्टी कामरेड उपन्यास में कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन किया गया है। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल का 11वां और अंतिम उपन्यास है। इसमें 1919 ईस्वी से लेकर 1945 तक की प्रत्येक राजनीतिक घटना और उसके प्रभाव का सजीव चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में लेखक का गांधीवाद विचारधारा का विरोध स्वर मुखरित हुआ है। तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए यशपाल को वर्ष 1976 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें विशेषकर भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर भारत के छात्रों की भूमिका का उत्साह के साथ चित्रण किया गया है। देशद्रोही उपन्यास में कथा भूमि भारत के सीमावर्ती देशों से होकर सोवियत संघ तक फैली हुई है। यशपाल कृत दिव्या उपन्यास में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आधार लेकर स्त्री स्वाधीनता एवं स्त्री गरिमा का सवाल उठाया गया है। यशपाल ने दिव्या को ऐतिहासिक कल्पना की संज्ञा दी है। दिव्या उपन्यास की पृष्ठभूमि ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में यवन शासक मिलिंद या मिनांडर के बाद का शासनकाल है। दिव्या में ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष का चित्रण हुआ है।
प्रगतिवादी विचारधारा के उपन्यासों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। इनके प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। दादा कामरेड 1941, क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण। देशद्रोही 1943, दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943। सन 1930 से 1942 तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन है। दिव्या 1945, ऐतिहासिक कल्पना। राष्ट्र पार्टी कामरेड 1946, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन। मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, ऐतिहासिक उपन्यास है। झूठा सच भाग 1 1958, राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण है। झूठा सच भाग 2 1960, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण है। 12 घंटे 1962, पतिव्रत्य संबंधी परंपरागत मूल्यों की व्यर्थता का चित्रण है। अप्सरा का श्राप 1965, ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है। क्यों फंसे 1968, काम संबंधों की निविध आज़ादी का चित्रण है। काम संबंधों की निबद्ध आज़ादी का चित्रण है। तेरी मेरी उसकी बात 1974, स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण है। भैरव प्रसाद गुप्त कृत प्रथम उपन्यास शोले है। इसमें कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण हुआ है। मसाल उपन्यास में पूर्वांचल को आधार बनाकर द्वितीय विश्व युद्ध की राजनीतिक गतिविधियों एवं उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट का चित्रण हुआ है। सती मैया का चौरा भैरव प्रसाद गुप्त का चरित्र उपन्यास है। इस उपन्यास में जमींदारी व्यवस्था द्वारा किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों तथा उन अत्याचारों के विरुद्ध किसानों का संघर्ष चित्रित हुआ है। भैरव प्रसाद गुप्त प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख औपन्यासिक कृतियां हैं तो शोले 1946, कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण है। मशाल 1948, पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट एवं राजनीतिक गतिविधि का चित्रण है। गंगा मैया 1952, अभावग्रस्त ग्रामीणों के पारस्परिक वैमनस्य का चित्रण है। जंजीरें और नया आदमी 1954, सती मैया का चौरा 1959, किसानों का शोषण, वर्ग चेतना एवं उनके संघर्ष का अंकन है। धरती 1962, एक सर्जक साहित्यकार के संघर्ष का चित्रण है। आशा 1963, कालिंदी 1963, रंभा 1964, नौजवान 1972, काशी बाबू 1987, भाग्य रेखा 1992, अंतिम अध्याय 1970 उपेंद्र नाथ अश्क के जीवन पर आधारित है। अमृत राय प्रमुख प्रगतिवादी या प्रगतिवादी या समाजवादी उपन्यासकार हैं। अमृत राय कृत उपन्यास बीज में आज़ादी को झूठ बताते हुए तत्कालीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आम आदमी हेतु किया जाने वाला संघर्ष चित्रित हुआ है। नागफनी का देश एक लघु उपन्यास है जिसमें प्रेम एवं दाम्पत्य की टकराहट का चित्रण हुआ है। भटियाली उपन्यास में अविवाहित चित्रा के प्रेम के द्वंद्व का चित्रण हुआ है। धुआं उपन्यास में नई पीढ़ी के भटकाव एवं मूल्यहीनता का चित्रण है। इनके प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। बीज 1952, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं आम आदमी के जीवन संघर्ष का चित्रण है। नागफनी का देश 1953, प्रेम और दाम्पत्य की टकराहट का चित्र। हाथी के दांत 1956, समाज के दोहरे चरित्र के यथार्थ का चित्रण। जंगल 1969, वर्तमान सभ्यता को जंगल सभ्यता के रूप में चित्रित किया गया है। सुख दुख 1969, जीवन में सुख दुख की शाश्वत समस्या का चित्रण है। भटियाली 1969, अविवाहित चित्रा के प्रेम द्वंद्व का चित्रण है। धुआं 1977, नई पीढ़ी के भटकाव एवं सामाजिक राजनीतिक मूल्यहीनता का चित्रण है। जगदीश चंद्र कृत धरती धन्ना अपना में स्वाधीनता पूर्व पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन की कथा कही गई है।
दलितों के नारकीय जीवन एवं उच्च वर्गीय समाज द्वारा उनके शोषण का चित्रण हुआ है। नरकुंड में वास उपन्यास धरती धन अपना का विस्तार है। मुट्ठी भर कांकर में विभाजन पश्चात पंजाबी शरणार्थियों के सैलाब के फलस्वरूप दिल्ली के आसपास के जाट किसानों के बेघर होने की त्रासदी का चित्रण हुआ है। जगदीश चंद्र महत्वपूर्ण प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाएं निम्न हैं। यादों का पहाड़ 1966, धरती धन्नापना 1972, पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित, आधा पुल 1973, युद्ध की विभीषिका का जीवंत अंकन, कभी न छोड़े खेत 1976, सामंती जाटों की कहानी, मुट्ठी भर कांकर 1976 पंजाबी शरणार्थियों की दुख और संघर्ष की कहानी है। टुंडा लाट 1978 अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुशील की प्रेम कथा है। घास गोदाम 1958 दिल्ली के आसपास के किसानों की बर्बादी की कहानी है। नरकुंड में वास 1994 धरती धन अपना उपन्यास का विस्तार है। लाट की वापसी 2000 टुंडा लाट उपन्यास का विस्तार है। जमीन तो अपनी थी 2001 दलित जीवन से संबंध कथा है। अब्दुल बिस्मिल्लाह आइए देखते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह के बारे में। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास में बनारस के बुनकर समाज के जीवन का अंकन मिलता है। साथ ही इसमें धार्मिक संकीर्णता और संप्रदायवाद का विरोध भी चित्रित हुआ है। जहरवाद उपन्यास में मिर्जापुर अंचल के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार की जिंदगी का वर्णन मिलता है। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत समरशेष है तथा दंतकथा उपन्यास को डॉक्टर गोपाल राय ने उपन्यास मानने से इनकार किया है। मुखड़ा क्या देखे उपन्यास में एक दलित मुस्लिम परिवार की जीवन गाथा कही गई है। अब्दुल बिस्मिल्लाह के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। समरशेष है 1980, झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986, बनारस के जीवन यथार्थ पर आधारित, जहरवाद 1987, विंध्याचल के एक निम्न वर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी है। दंत कथा मुखड़ा क्या देखे 1996, दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा कथा है। अपवित्र आख्यान 2008, रवि लिखता है किसका उपन्यास है तो अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। अन्य प्रगतिवादी उपन्यासकार रामेश्वर शुक्ल अंचल कृत नई इमारत उपन्यास भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है। विशंभर नाथ कृत जाग मच्छंदर गोरख आया में मध्यमवर्गीय धर्म साधना तथा समाज व्यवस्था का चित्रण हुआ है। विशंभर नाथ उपाध्याय कृत जोगी मज्जा भर्तहरि के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इतना ही ना। फिर है विशंभर नाथ शर्मा कृत प्रतिबद्ध मार्क्सवाद कथाकार हैं। इनकी प्रमुख औपन्यासिक कृतियां हैं तो रीछ 1967, रीछ को प्रतीक बनाकर समाज के शोषक वर्ग का अंकन है। पक्षधर 1971, वामपंथी आक्रोश का चित्रण है। जाग मच्छंदर गोरख आया 1983, मध्यम वर्गीय धर्म साधना तथा तत्कालीन समाज व्यवस्था का अंकन है। दूसरा भूतनाथ 1985, एक जनहितैषी लड़ाकू पत्रकार का चित्रण है। जोगी मज्जा 1989, भर्तहरि के जीवन चरित्र पर आधारित है। विक्षुब्ध 1991, कठपुतली 1992, विश्ववाह परशुराम 1997, परशुराम के जीवन चरित्र पर केंद्रित। प्रतिशोध 1998, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, उपभोक्तावाद, बेईमानी आदि का चित्रण है। हृदयेश कृत सफेद घोड़ा लाल सवारी में न्यायिक व्यवस्था में उपस्थित भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया गया है। हृदयेश कृत साण में शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन किया गया है। हृदयेश प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास अग्रांकित हैं। गांठ 1970, एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। हत्या 1971, भोलानाथ की अमानवीयता का अंकन है। एक कहानी अंतहीन 1972, व्यवस्था के जहरीले अंतहीन कुप्रभाव का अंकन है। सफेद घोड़ा लाल सवार
1976 अदालतों में फैले भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग्य है। साण 1981 शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन है। पुनर्जन्म 1985 दंडनायक 1990 कथानायक का अपने अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष का अंकन है। पगली घंटी 1995 जेल के परिवेश का चित्रण है। किस्सा हवेली 2004 प्रतीकात्मक उपन्यास है। बद्दी उजमा की एक चूहे की मौत फैंटेसी शैली में लिखित एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। यह प्रतीकों के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था में पिसते हुए व्यक्ति की त्रसदी का अंकन हुआ है। उपन्यास में चूहा फाइल का चूहा खाना, सरकारी दफ्तर का और चूहामार दफ्तर के बाबू से लेकर अफसर का प्रतीक है। बद्दी उजमा के छाकों की वापसी उपन्यास में विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोह भंग का अंकन हुआ है। बंगाली और बिहारी मुसलमान का भेद वहां उन्हें अजनबी बना देता है। सभा पर्व बद्दी उजमा का अपूर्ण उपन्यास है। एक चूहे की मौत उपन्यास में आज की व्यवस्था के पोषक कार्यालयों के हास्यास्पद नियमों, उपनियमों, कर्मचारियों, अधिकारियों की प्रवृत्तियों तथा यथास्थिति बनाए रखने के उनके अजीबो-गरीब तरीकों पर गहरा व्यंग्य किया गया है। बद्दी उजमा प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्नलिखित हैं। एक चूहे की मौत 1971 फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है। छाकों की वापसी 1975 विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोह भंग का अनुभूतिपूर्ण अंकन। अपरूप 1976 प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों की मानसिकता का अंकन है। छठा तंत्र 1977 आज की शोषण पर आधारित प्रतीकात्मक उपन्यास। सभा पर्व 1994 अपूर्ण उपन्यास है। बद्दी उजमा ने एक चूहे की मौत में कथा सरिस्सागर और काका की मेटाफोरसिस नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित कृत कटा हुआ आसमान में विभिन्न क्षेत्रों से आकर मुंबई में बसे मध्यम वर्गीय लोगों की व्यवस्था एवं घुटन का चित्रण हुआ है। मुर्दा घर में बम्बई की भटियारिनों का जीवन यथार्थ चित्रित है। इस उपन्यास में व्यवस्था के प्रति क्षोभ और जुगुप्सा का प्रभाव प्रकट किया गया है। अकाल में आज के दुर्दशाग्रस्त गांवों की कहानी कही गई है। यह उपन्यास आज की मूल्यहीन उपभोगवादी संस्कृति की समीक्षा और आज के युवकों के लिए एक चेतावनी दोनों है। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। कटा हुआ आसमान 1971 प्रवासी मध्यम वर्गीय समाज की घुटन का विश्वसनीय अंकन। मुर्दा घर 1974 बम्बई महानगर को भटियारिनों के जीवन यथार्थ का चित्रण है। मुर्दा घर में अकाल 1997 आज के दुर्दशाग्रस्त गांवों का चित्रण है।